वेलकम बैक। जनवरी 2026 का करंट अफेयर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लेटेस्ट अपडेट लेकर हम आ चुके हैं। बीपीएससी हो गया और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आपके, उसके ये कंप्लीट ऑडियो लेक्चर रहेंगे जिसको आप एंड तक ज़रूर सुनिएगा और कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला है, काम्या कार्तिकेयन साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मुंबई में रहने वाली 18 साल की काम्या कार्तिकेयन ने साउथ पोल पर स्की का इतिहास रचा है। वे साउथ पोल पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है। वे एक्सेल पोरिश ग्रैंड स्लैम को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई है। एक्सेल पोरिश ग्रैंड स्लैम में दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों दोनों पर स्कीइंग करना शामिल है। काम्या कार्तिकेयन ने पहले ही 7 समिट चैलेंज हासिल कर लिया है, जिसमें नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना भी शामिल है। इसके साथ ही ऐसा करने वाली काम्या कार्तिकेयन दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। तो इससे क्वेश्चन क्या निकलेगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। तो जवाब निकलेगा काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो दूसरा है यक्ष ऐप। तो यह ऐप उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विकसित एक डिजिटल निगरानी प्रणाली है, जिसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है। इसमें एआई आधारित फेस रिकग्निशंस और क्राइम जीपीटी के माध्यम से डेटा का विश्लेषण किया जाता है। यह ऐप आवाज़ मिलान तकनीक से अपराधियों की आवाज़ को किसी भी भाषा में पहचानने में सक्षम है। साथ ही बीट सिपाही से लेकर थानेदार तक सभी स्तरों पर डेटा फीडिंग की सीधी निगरानी कर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। तो यक्ष ऐप कौन से राज्य से संबंधित है? तो यूपी से संबंधित है। और ये किसके लिए है? तो पुलिस के लिए है। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं, जिसमें है स्मृति मंधाना का 10,000 रन का कीर्तिमान उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो भारतीय महिला क्रिकेट की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला बन चुकी है। इस उपलब्धि के साथ स्मृति मंधाना दुनिया की चौथी महिला क्रिकेटर है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन का आंकड़ा छुआ है। उससे पहले यह कीर्तिमान किसने हासिल किया है? तो मिताली राज जो कि भारत की है, चार्लेट एडवर्ड्स जो इंग्लैंड की है, और सूजी वेट्स न्यूजीलैंड की है। और ये नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्मृति मंधाना जो 10,000 रन के चौथी बन गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। तो 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, जिसको AIPOC भी बोला जाता है, का आयोजन 19 से 21 जनवरी 2026 तक लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा की मेजबानी में किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे, जबकि समापन उद्बोधन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का भी विशिष्ट उपस्थिति रहेगी। इससे पूर्व 85वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो क्वेश्चन आएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाएगा, 85वां सम्मेलन AIPOC का कहाँ पे हुआ? तो पटना। और 86वां कहाँ पे हुआ? तो उत्तर प्रदेश। तो अगर BPSC में क्वेश्चन आया, अगर AIPOC कहाँ 85वां अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो पटना में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पहली बार हिंदी नववर्ष संदेश। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने
यूएन के इतिहास में पहली बार नववर्ष पर हिंदी भाषा में संदेश दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पहली बार हिंदी नववर्ष हुआ है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूएन के इतिहास में पहली बार नववर्ष पर हिंदी भाषा में संदेश दिया है। इस संदेश में उन्होंने वर्ष 2026 के लिए विश्व शांति और विकास पर बल देते हुए देशों से सहयोग और एकता का आह्वान भी किया है। तो नेक्स्ट न्यूज क्या है? तो गौतम अडानी द्वारा एआई केंद्र का उद्घाटन किया गया है। गौतम अडानी ने 28 दिसंबर 2025 को शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया है। यह केंद्र विद्या प्रतिष्ठान में स्थापित किया गया है, जो पवार परिवार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान है और इसे अडानी समूह द्वारा वित्तपोषित किया गया है। यह केंद्र देश का पहला गैर सरकारी एआई उत्कृष्टता केंद्र है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है ये वाला, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, जिसको ESZ बोला जाता है। तो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने की है। इस निर्णय का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करना और अभयारण्य को जिम्मेदार इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करना है। लगभग 1084 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव है। यह क्षेत्र अपने 2 गोखुर झील के लिए प्रसिद्ध है और एक रामसर स्थल भी है इसमें, जो इसके अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति महत्व को दर्शाता है। अगला है, कश्मीर के बौद्ध इतिहास की खोज हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में जेहनपोरा गांव में लगभग 2000 वर्ष पुराना प्राचीन बौद्ध स्थल खोजा गया है, जिससे स्तूप और मठ परिसर शामिल है। यह स्तूप कुषाण काल 1ली से 3री शताब्दी ईस्वी का माना जा रहा है। इस खोज का आधार फ्रांस एक संग्रहालय में मिली है बारामूला के 3 बौद्ध स्तूपों की धुंधली तस्वीर रही है। बाद में ड्रोन सर्वेक्षण, मैपिंग और वैज्ञानिक उत्खनन के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई। यह खोज कश्मीर के प्राचीन बौद्ध इतिहास को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी सुन लीजिए। Hyundai मोटर इंडिया प्रबंध एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी 1 जनवरी 2026 को तरुण गर्ग ने Hyundai मोटर इंडिया के प्रबंध एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। 29 वर्ष में यह पद संभालने वाले वे पहले भारतीय हैं। अगला न्यूज है, न्यूयॉर्क सिटी के इतिहास में पहली बार मेयर ने ली कुरान पर शपथ। न्यूयॉर्क सिटी के इतिहास में पहली बार जोहरान ममदानी ने मेयर पद की शपथ कुरान पर ली है, जो न्यूयॉर्क शहर के किसी मेयर द्वारा शपथ ग्रहण के लिए इस्लाम के पवित्र ग्रंथ का उपयोग करने का पहला उदाहरण है। 1 जनवरी 2026 को आधी रात के बाद मैनहट्टन के पुराने सिटी हॉल सबवे स्टेशन पर न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिसिया जेम्स द्वारा शपथ दिलाई गई। 34 वर्षीय डेमोक्रेटिक जोहरान ममदानी इस शपथ के साथ न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम, पहले दक्षिण एशियाई और पहले अफ्रीकी मूल मेयर बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें है जल सेवा आकलन का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 31 दिसंबर को जल जीवन मिशन के तहत जल सेवा आकलन का वर्चुअल उद्घाटन किया। इससे ग्राम पंचायत अब अपनी पेयजल आपूर्ति की नियमितता, पर्याप्तता और गुणवत्ता का मूल्यांकन स्वयं करेगी।
यह नया टूल जल की आपूर्ति को समझने और उसकी कमी को जल्दी पहचानने में काम करेगा। साथ ही इसमें सुधार करने में मदद भी करेगा। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों को 26 जनवरी 2026 तक जल सेवा आकलन, मतलब कि हर घर जल, पूरा करना होगा। सब जगह पानी पहुंच रहा है ना, क्या आप बता सकते हैं? पूरा ध्यान दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए, गंदा गंदा पानी पिला के ये लोग। नेक्स्ट न्यूज है जस्टिस मिशन 2025। तो जस्टिस मिशन का संबंध कौन सा देश से है? तो चीन ने जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास 2 दिनों तक ताइवान के आसपास के समुद्री और हवाई क्षेत्रों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें चीन के फाइटर जेट, ड्रोन्स और मिसाइलें ने भाग लिया है। इस अभ्यास का लक्ष्य PLA मतलब पीपल्स लिबरेशंस आर्मी की नाकाबंदी क्षमता प्रदर्शित करना तथा ताइवान की स्वतंत्रता समर्थक और विदेशी हस्तक्षेपकारी ताकतों को चेतावनी भी देना था। अब देखिए, नया न्यूज है यहाँ पे। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट लागू हुआ है। देश में खेल प्रशासन से जुड़ा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट गुरुवार 1 जनवरी से आंशिक तौर पर लागू हो गया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने उन प्रावधानों को लागू किया है जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के गठन प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट पिछले साल 18 अगस्त को अधिसूचित किया गया था। NSB में एक चेयरमैन और सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्ति करेगी, जिसके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स गवर्नेंस, स्पोर्ट्स लॉ और दूसरे संबंधित क्षेत्र में खास जानकारी या प्रैक्टिकल अनुभव होगा। जैसा अनुभव BCCI के हेड अभी है ना, जान रहे हैं ना, उनके जैसा अनुभव होना चाहिए। ये नियुक्तियां एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। ज्ञातव्य है कि नेशनल स्पोर्ट्स बिल को लाने की कवायद साल 1975 में हुई थी। अब देखिए, एयर मार्शल नागेश कपूर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। नागेश कपूर, एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी से एयर फोर्स के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला है। नागेश कपूर दिसंबर 1986 में वायुसेना के लाइंग ब्रांच में कमीशन्ड हुए थे। उनके पास फाइटर और ट्रेनर विमानों को उड़ाने का अनुभव है। इससे पहले वो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। नागेश कपूर को इसी साल ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्व के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला था। तो बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है। बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है। आइए देखते हैं क्या है। बुल्गारिया ने नए वर्ष के पहले दिन यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है और यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है। सुचारू बदलाव सुनिश्चित करने के लिए बुल्गारिया की मुद्रा लेव जनवरी माह तक यूरो के साथ प्रचलन में रही है और 1 फरवरी से यूरो देश की अकेली कानूनी मुद्रा बन गई है। तो बुल्गारिया की मुद्रा क्या है? बुल्गारिया की मुद्रा लेव है। वर्ष 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद से यूरो जोन में शामिल होना बुल्गारिया सरकार की प्राथमिकता रही थी। पहली जनवरी 1999 को आधिकारिक रूप से यूरो जारी होने के बाद 11 देशों में यूरो जोन स्थापित हुआ था। वर्तमान में इस जोन में 27 सदस्य हैं, जिसमें से 6 सदस्य स्वीडन, पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, रोमानिया और डेनमार्क ने अब तक यूरो नहीं अपनाया है। अगली खबर है सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपना नया लोगो और शुभंकर जारी किया है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 को अपना नया लोगो और शुभंकर जारी किया है। नया लोगो राष्ट्र के विकास में आंकड़े के महत्व को दर्शाता है। मंत्रालय ने अपना नया शुभंकर सांख्यिकी भी पेश किया है। यह नया शुभंकर एक नागरिक केंद्र चरित्र है जिसे देश भर के लोगों के लिए आंकड़ों को सरल,
समझने योग्य और आकर्षक बनाने के लिए बनाया गया है। अगली खबर है, एक लॉन्चर से 2 प्रलय लॉन्च करने का प्रक्षेपण सफल हुआ है। डीआरडीओ ने 31 दिसंबर को एक ही लॉन्चर से एक के बाद एक प्रलय मिसाइल के 2 सफल प्रक्षेपण किए हैं। अब इसके सेना में जल्द शामिल किए जाने के रास्ता खुल गया है। प्रलय ठोस ईंधन आधारित स्वदेशी काजी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें अत्याधुनिक गाइडेंस व नेविगेशन प्रणाली है जो उच्च सटीकता सुनिश्चित करती है। यह विभिन्न पावर हेड ले जाने और अलग लक्ष्य पर प्रहार करने में सक्षम है। 1 टन के पेलोड के साथ 5 टन की यह मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। पेलोड अगर आधा हो तो 500 किलोमीटर दूरी लक्ष्य भी कर सकती है। अगला न्यूज है इंपॉर्टेंट, जिसमें कि चावल उत्पादन में अब भारत नंबर 1 और चीन दूसरा नंबर में पहुंच गया है, जो कि चीन पहला था। भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। वैश्विक चावल उत्पादक में भारत की हिस्सेदारी 28% से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत में चावल का उत्पादन बढ़कर 15.2 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि चीन में उत्पादन 14.6 करोड़ टन हो सकता है। यह पहला मौका है जब भारत उत्पादन चीन से अधिक होगा और भारत 172 देशों का चावल निर्यात करता है। दुनिया में धान की 1.23 लाख किस्में पाई जाती है, जिसमें से करीब 60,000 भारत में मौजूद है। अगला न्यूज है, यूपी से आया है, कुशावती बनेगा गोवा का तीसरा जिला। यूपी का नहीं है, गोवा का है। गोवा सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए कुशावती नामक एक नए जिले के गठन की घोषणा की है। यह कदम राज्य के दक्षिणी भाग में प्रशासनिक सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस जिले का नाम प्राचीन कुशावती नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस क्षेत्र से होकर बहती है। वर्तमान में गोवा में 2 जिले हैं, जिसमें उत्तर गोवा और दक्षिणी गोवा। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बनेगा, जो दक्षिण गोवा से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें है कि 8वां राज्य वेतन सबसे पहला राज्य कौन बन गया। तो असम सरकार ने एक सक्रिय कदम उठाते हुए अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए 8वें राज्य वेतन का गठन कर दिया है, जिसमें कि असम के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास ने इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ज्ञातव्य है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी थी। नया आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली संभावित नई वेतन संरचना पर काम करेगा। इसी के साथ असम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा से पहले ही अपना राज्य आयोग गठन कर लिया है। आमतौर पर राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार करती है। असम सरकार का यह फैसला दर्शाता है कि वे केंद्र की प्रतीक्षा किए बिना अपने कर्मचारी की वित्तीय स्थिति और राज्य के बजट को समय पर व्यवस्थित करना चाहती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि आयोग का गठन हो गया है, लेकिन इसकी सिफारिशों को लागू करना पूरी तरह राज्य सरकार के अंतिम अनुमोदन पर निर्भर करेगा। आयोग पहले डेटा जुटाएगा, विभिन्न कर्मचारी संघों से बात करेगा और फिर अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। तो आपको कैसा लग रहा है ये ऑडियो लेक्चर, आप जरूर अपना कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। जिसमें अगला न्यूज है, बुध के पवित्र अवशेष पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। लोटस लाइट रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन एक विशेष प्रदर्शनी है जिसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के पिपरहवा से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिन्हें शाक्य वंश से जुड़ा माना जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 3 जनवरी 2026 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। आयोजन स्थल राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर, नई दिल्ली है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्धि बौद्ध विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना और सांस्कृतिक कूटनीति से सशक्त बनाना है।
अगला न्यूज है, स्किल द नेशन चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में स्किल द नेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित स्किल ऑफ मिशन की शोर का फुल फॉर्म याद करने लायक है। यहाँ पे स्किलिंग फॉर रेडनेस योजना का हिस्सा है। इस अवसर पर उन्होंने उड़ीसा के रायरंगपुर में इग्रू के क्षेत्रीय केंद्र वर्चुअल उद्घाटन किया है और छात्रों व सांसदों को एआई से जुड़े प्रमाण पत्र भी दिए हैं। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 22 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 22 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस परियोजना में कुल 41,883 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रोजेक्ट मोबाइल, टेलीकॉम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेटिव और आईटी हार्डवेयर निर्माण से जुड़े हुए हैं। यह निवेश आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के 8 राज्य में होगा, जिससे घरेलू विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पर बिहार नहीं है इसमें। अब क्यों नहीं है जरूर कमेंट में बताइएगा। अगला है, इसमें दुनिया की पहली कीट प्रजाति जिन्हें मिला कानूनी अधिकार। दुनिया की पहली कीट प्रजाति जिन्हें मिला कानूनी अधिकार। पेरू के अमेजॉन वर्षनों में पाई जाने वाली बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देकर प्रकृति संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। यह दुनिया की पहली कीट प्रजाति बन गई है जिन्हें कानूनी सुरक्षा मिली है। पेरू की सत्तीपो नगर पालिका ने बिना डंक वाली मूल मधुमक्खियों को अधिकारों की घोषणा नामक अध्यादेश पारित किया है, जिसके तहत इन्हें अस्तित्व में रहने और फलने फूलने का अधिकार भी दिया गया है। ये मधुमक्खी अमेजॉन के 80% से अधिक पेड़ों और पौधों के परागण में अहम भूमिका निभाती है और कॉफ़ी, चॉकलेट, एवोकाडो जैसी फसल के लिए जरूरी है। जलवायु परिवर्तन और वन की कटाई से इनकी संख्या घट रही है, इसलिए अमेजॉन रिसर्च इंटरनेशनल और अर्थ लॉ सेंटर के प्रयासों से यह सुरक्षा सुनिश्चित किया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? पूर्व डच हॉकी खिलाड़ी सोजर्ड मारिन को एक बार फिर भारतीय महिला हॉकी टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया ने 2 जनवरी को इसकी घोषणा की है। सोजर्ड 2017 से 2021 के दौरान कोच रह चुके हैं और टोक्यो ओलंपिक 2021 में टीम की ऐतिहासिक रूप से टॉप 4 तक पहुंचाया था। वे हरेंद्र सिंह का स्थान लेंगे और उनका कार्यकाल 2028 तक लॉस एंजलिस ओलंपिक तक रहेगा। 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुआ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुरुषों और महिलाओं की 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 4 से 11 जनवरी तक स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर के शीर्ष खिलाड़ी भाग लिए थे। अगला है, रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान। भारत के उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने 2 जनवरी को चेन्नई में आयोजित रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह कहाँ पे हुआ? तो चेन्नई में। यह इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार का 3रा संस्करण है। इस अवसर पर प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया किसे? तो कन्नड़ के लेखक थे ये, डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा। डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। किससे संबंधित है? अगर क्वेश्चन दे देगा जिसमें ऑप्शन देगा लेखक, फिल्म, स्पोर्ट्स और एक कुछ बना के दे देगा, तो क्या थे ये? लेखक। सर्वश्रेष्ठ फिक्शन पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश की सुबी ताबा को, सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुरस्कार शुभांशी चक्रवर्ती को और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरस्कार नेहा दीक्षित को प्रदान किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आप देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ फिक्शन पुरस्कार फ्रिक्शन अरुणाचल प्रदेश की सुबी ताबा को मिला है।
सर्वश्रेष्ठ नॉन फ्रिक्शन पुरस्कार शुभांशी चक्रवर्ती को और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरस्कार नेहा दीक्षित को दिया गया है। अगला न्यूज है देश की पहली सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक। ग्रेटर नोएडा स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में देश की पहली सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक शुरू किया गया है। इसका ऑनलाइन उद्घाटन 2 जनवरी को हुआ, जबकि 6 जनवरी को भौतिक रूप से कार्य करना शुरू करेगी या फिर कार्य हो गया स्टार्ट। इस क्लिनिक का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है, जिसमें क्लिनिकल एआई, मेडिकल इमेजिंग और अस्पताल के कार्यप्रवाह का सुधार शामिल है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी लखनऊ तकनीकी सहयोग और इंक्यूबेशन सपोर्ट्स देंगे। ये पहल डॉक्टर और हेल्थ टेक स्टार्टअप को एक मंच पर लाकर वास्तविक मरीज पर एआई समाधानों के परीक्षण, साथ ही डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह यूपी का पहला पब्लिक हॉस्पिटल आधारित मेडिकल इंक्यूबेटर सेंटर है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन हुआ है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें अभी आपको बोर न लगे, इसीलिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग इसी तरह और इम्पॉर्टेंट लेक्चर लाते रहेंगे। आपको कैसा लगा ये ऑडियो लेक्चर ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। आपसे निवेदन, अगर आप देख रहे हैं तो या फिर सुन रहे हैं तो, देखिएगा तो नहीं। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। इसी तरह सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।